नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में स्वागत है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई को सच में समझने से पहले एक 75 साल पुरानी सबसे बुनियादी रहस्य को सुलझाना पड़ेगा। और वो रहस्य है, आखिर सोचने या थिंक करने का असली मतलब होता क्या है। सच मानिए, बिना इस डीप रहस्य को समझे एआई का पूरा कॉन्सेप्ट और इसकी असली ताकत को समझना लगभग नामुमकिन है। तो चलिए बिल्कुल सीधे इस मुद्दे की गहराई में चलते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में हम किसी होशियार स्टूडेंट या यहाँ तक कि किसी समझदार कुत्ते को भी बहुत आसानी से इंटेलिजेंट कह देते हैं। लेकिन क्या कभी इस बात पर गौर किया गया है कि इसकी कोई एक सर्वमान्य या यूनिवर्सल डेफिनेशन है ही नहीं। सोसाइटी में इस शब्द का उपयोग तो धड़ल्ले से होता है, पर इसका सटीक अर्थ किसी को नहीं पता। और यकीन मानिए, यही सबसे बड़ी रुकावट है जब हम एआई को मेजर करने, बनाने या रेगुलेट करने की कोशिश करते हैं। इस सवाल का इतिहास बड़ा ही दिलचस्प है। प्राचीन दर्शन यानी एंशिएंट फिलॉसफी से लेकर आज के इन आधुनिक चैटबॉट्स तक इंसान इस कॉन्सेप्ट के साथ लगातार जूझ रहा है। सोचिए, 350 बीसी में एरिस्टोटल ने विचार की प्रकृति क्या है इस पर सवाल उठाया। फिर 1637 आया, जब देकार्त ने सोचा कि क्या जानवर सिर्फ बायोलॉजिकल मशीन्स हैं। उसके बाद 1950 में एलन ट्यूरिंग ने अपना मशहूर इमिटेशन गेम दुनिया के सामने रखा। और आज 2023 के बाद से हम देख रहे हैं कि करोड़ों लोग रोजाना चैट जीपीटी जैसे मॉडल से बातें कर रहे हैं। एक बहुत ही लंबा और शानदार सफर रहा है ये। इन सब में एलन ट्यूरिंग का जो आइडिया था वो सबसे अलग और प्रैक्टिकल था। उन्होंने सोच आखिर है क्या, इस लंबे फिलोसॉफिकल जाल में फंसने की बजाय अपना पूरा ध्यान सिर्फ बाहरी व्यवहार यानी आउटवर्ड बिहेवियर पर लगाया। उनका ट्यूरिंग टेस्ट एक सिंपल बिहेवियरल टेस्ट है। अगर एक ह्यूमन जज सिर्फ टेक्स्ट मैसेजेस पढ़कर ये तय ही ना कर पाए कि दूसरी तरफ बात करने वाली कोई मशीन है या इंसान, तो मशीन वो टेस्ट पास कर लेती है। सदियों पुरानी इस उलझन से बचने का ये सच में एक बहुत ही शानदार तरीका था। अब यहाँ एक ऐसी बात आती है जो सच में हैरान करती है। इस टेस्ट की एक बहुत ही बड़ी कमी है। ट्यूरिंग टेस्ट ये तो बहुत अच्छे से नाप लेता है कि मशीन कितनी कन्विंसिंग भाषा बोल रही है या कितना इंसान जैसा साउंड कर रही है, पर ये इस बात को बिल्कुल नहीं नापता कि उसके अंदर कोई एक्चुअल अंडरस्टैंडिंग, अवेयरनेस या ट्रू रीजनिंग है भी या नहीं। इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। एक बहुत ही एडवांस तोता सही शब्दों को बिल्कुल सही जगह दोहरा सकता है, वो भी बिना उनका मतलब समझे। पर क्या हम उस तोते को समझदार या इंटेलिजेंट कहेंगे? शायद नहीं। इस पूरी डिबेट को फिलोसोफर जॉन सर्ल ने अपने चाइनीज रूम थॉट एक्सपेरिमेंट से बखूबी समझाया है। फर्ज कीजिए, एक कमरे के अंदर एक इंसान बैठा है जो सिर्फ एक रूल बुक देखकर चाइनीज शब्दों को सही तरीके से बाहर भेज रहा है। तो बाहर वालों को तो यही लगेगा ना कि उसे चाइनीज आती है, पर असल में वहां कोई समझ या अंडरस्टैंडिंग होती ही नहीं है, बस नियम फॉलो हो रहे हैं। यही सेम सवाल एआई के साथ उठता है। अगर एक सिस्टम एक बेहद खूबसूरत कविता लिख रहा है, तो क्या वो सच में दुख या खुशी जैसी भावनाओं को समझता है, या फिर वो बस एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स रूल बुक के जरिए डेटा इनपुट्स को प्रोसेस कर रहा है? अगर हम बायोलॉजी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की फिजिकल तुलना करें, तो ये फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो जाता है। एक इंसानी दिमाग को ही ले लीजिए। इसमें लगभग 86 बिलियन न्यूरॉन्स होते हैं, जो मात्र 20 वॉट की एनर्जी पर चलते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसमें इमोशंस यानी भावनाएं बहुत गहराई से जुड़ी होती है। वहीं दूसरी तरफ मॉडर्न एआई में अरबों मैथमेटिकल पैरामीटर्स होते हैं, जिन्हें चलाने के लिए मेगावाट बिजली लगती है। और वहाँ इमोशंस सिर्फ सिम्युलेटेड होते हैं, उन्हें महसूस नहीं किया जाता। एक एआई न्यूरल नेटवर्क की तुलना इंसानी दिमाग से करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे एक हवाई जहाज की तुलना एक पक्षी से करना। प्रेरणा जरूर पक्षी से मिली है, पर उड़ने का फिजिकल मैकेनिज्म, उसकी सच्चाई बिल्कुल अलग है। और यही बात बहुत ही बखूबी दर्शाती है कि इस पूरी चर्चा का सबसे जरूरी पहलू क्या है। एआई इंसान से बेहतर या बेकार नहीं है। ये एक बिल्कुल अलग ही प्रजाति की इंटेलिजेंस है, जो एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम पर एग्जिस्ट करती है। हम इंसानों और एआई के बीच सीखने की गति, ऊर्जा का उपयोग या कॉमन सेंस के मामले में जमीन आसमान का फर्क है। एआई का सोचने का और ऑपरेट करने का ढंग बायोलॉजिकल माइंड से पूरी तरह अलग है। तो चलिए बिल्कुल निष्पक्ष होकर इस बात पर गौर करते हैं कि मशीन आखिर कहाँ इंसानों से आगे निकल जाती है। पहला है कैलकुलेशन की स्पीड, जहां ये 1 सेकंड में अरबों ऑपरेशंस कर सकती हैं। दूसरा, मेमोरी, जहां ट्रिलियंस डेटा पॉइंट्स तुरंत सामने आ जाते हैं। तीसरा है कंसिस्टेंसी, क्योंकि देखिए मशीन ना तो थकती है और ना ही इमोशनल होती है। चौथा, स्केल, एक ही वक्त पर लाखों लोगों को एक साथ सर्व करना।
5वां है स्पेसिफिक पैटर्न रिकग्निशन, जैसे किसी एक्सरे स्कैन में छुपा हुआ ट्यूमर आसानी से पकड़ना। और आखिरी प्रोसेसिंग लार्ज डेटा सेट्स, करोड़ों ट्रांजैक्शंस को सिर्फ कुछ सेकंड्स में एनालाइज कर लेना। इन हाईली स्पेसिफिक रूल बाउंड कामों में मशीन सच में बायोलॉजी से बहुत बहुत आगे है। लेकिन अब इसका दूसरा पहलू भी देखते हैं। वो कौन से क्षेत्र हैं जहां बायोलॉजिकल माइंड्स यानी हम इंसान बेहतर हैं? पहला, कॉमन सेंस रीजनिंग। दूसरा, इमोशनल इंटेलिजेंस। तीसरा, सच्ची क्रिएटिविटी। चौथा, इस फिजिकल दुनिया की असल समझ। पांचवा, सिर्फ एक छोटे से उदाहरण से बहुत कुछ सीख लेना। और छठा, नैतिकता और वैल्यूज। एक छोटा बच्चा भी बिना किसी मैथ के इंट्यूटिवली जानता है कि एक बड़ा पत्थर एक छोटे बच्चे से भारी होता है। पर ये इतना बेसिक सा कॉमन सेंस टेस्ट पास करना आज भी कई एडवांस्ड एआई सिस्टम्स के लिए किसी बुरे सपने जैसा है। इस पूरी डिबेट में एक बड़ा ही मजेदार पैटर्न निकल कर आता है, जिसे दी एआई इफेक्ट कहा जाता है। होता दरअसल ये है कि जब भी एआई कुछ नया और बड़ा कर लेता है, हम इंटेलिजेंस की परिभाषा ही बदल देते हैं। याद कीजिए, जब कंप्यूटर ने इंसान को चेस और गो जैसे कॉम्प्लेक्स गेम्स में हराया, तो तुरंत कहा गया कि अरे ये तो बस स्टैटिस्टिक्स और कैलकुलेशन है, इसमें असली दिमाग थोड़ी लगता है। जैसे ही एआई गोल करता है, हम सीधा उस गोल पोस्ट को ही उठाकर पीछे खिसका देते हैं। है ना दिलचस्प? तो यहाँ पर सबसे अहम मुद्दा ये बन जाता है कि जब बात इमोशनल इंटेलिजेंस की आती है, तो तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। एक मशीन आज ऐसी भाषा प्रोड्यूस कर सकती है जो पढ़ने या सुनने में बहुत गर्मजोश और एम्पैथेटिक लगे। पर ये एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है जिसे भूलना नहीं चाहिए। मशीन किसी की फिक्र नहीं करती, वो सिर्फ स्टैटिस्टिकल पैटर्न्स को जेनरेट कर रही है। ये छोटा सा डिस्टिंक्शन खासकर उन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है जो इमोशनल सपोर्ट के लिए चैटबॉट्स पर निर्भर होते जा रहे हैं। एआई एम्पैथी की सिर्फ नकल कर सकता है, उसे महसूस नहीं कर सकता। अब आइए इस बात को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि ये क्रिएटिविटी यानी रचनात्मकता के साथ कैसे जुड़ता है। इंसान की क्रिएटिविटी उसके अपने तजुर्बे, उसके पैशन और उसके दुख दर्द से आती है। वहीं दूसरी तरफ एआई की क्रिएटिविटी पुराने ट्रेनिंग डेटा को आपस में मिलाकर और स्टैटिस्टिकली अनयूजुअल पैटर्न्स ढूंढकर बनती है। हैरानी की बात तो ये है कि बिना किसी अंदरूनी मोटिवेशन या जज्बात के भी एआई कुछ ऐसे रिकॉम्बिनेशंस बना सकता है जो सच में बेहद खूबसूरत और कल्चरली सिग्निफिकेंट लगते हैं। अब आते हैं इस विषय के सबसे गहरे सवाल पर, कॉन्शियसनेस यानी चेतना। इंसान का कॉन्शियस होना या क्वालिया आज भी पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी के लिए एक अनसॉल्व्ड रहस्य है। आज की तारीख में ज्यादातर साइंटिस्ट यही मानते हैं कि आज का एआई कॉन्शियस नहीं है, पर इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी हमें यही सिखाती है कि फिलहाल किसी और की चेतना को डिटेक्ट करने के टूल्स ही नहीं हैं। इसीलिए पूरे रिगर और खुले दिमाग के साथ इस बात को पूरी तरह नकारा भी नहीं जा सकता। और यकीन मानिए, इस अनसर्टेनिटी के बहुत मायने हैं। तो अब इस फिलॉसफिकल चर्चा को थोड़ा जमीन पर लाते हैं। आखिर इन सबका असल जिंदगी में क्या काम है? देखिए, टीचर्स को समझना होगा कि एआई के स्मार्टर होने का असल मतलब क्या है। लॉयर्स और कोर्टरूम्स को ये क्लियरली समझना होगा कि एआई ने सिर्फ डाटा इनपुट प्रोसेस किया है या सिचुएशन को ट्रूली समझा है, ताकि किसी भी चूक पर जिम्मेवारी तय हो सके। हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के लिए एआई एक बहुत पावरफुल डायग्नोस्टिक टूल है, पर वो क्लिनिकल रीजनर नहीं है। और घरों में पेरेंट्स को ये बात अच्छे से समझनी होगी कि चैटबॉट्स बच्चों की सच में परवाह नहीं करते। इन बातों का अंतर आज के इस दौर में जानना बेहद बेहद जरूरी हो गया है। इस विश्लेषण को खत्म करते हुए एक बड़ा ही रोचक और गहरा सवाल सामने आता है। अगर एआई दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों को चेस और गो में हरा सकता है और सेल के अंदर बेहद कॉम्प्लेक्स प्रोटीन फोल्डिंग आसानी से कर सकता है, तो आखिर क्यों वो एक आम से किचन में जाकर एक सिंपल सा कप चाय नहीं बना सकता? ये छोटा सा सवाल कॉम्प्यूटेशनल एक्सीलेंस और इस फिजिकल वर्ल्ड की समझ के बीच के विशाल अंतर को बहुत खूबसूरती से दर्शाता है। इस विशाल अंतर के बारे में सोचना सच में लाजमी है। ऐसे ही सवालों के बारे में सोचते रहना और इन पर आगे चर्चा करते रहना आने वाले वक्त की सबसे बड़ी ज़रूरत है।